गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे इज 3 फरवरी। एक्चुअली 3 फरवरी का वीडियो हमने शूट भी किया था, अपलोड भी किया था, बट फिर भी कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से वो नहीं हुआ, तो हम फिर से शूट कर रहे हैं और फिर से अपलोड कर रहे हैं। जो 3 फरवरी के 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिफोर इट रेगुलेट्स अस. It highlights the need to start taking control of how artificial intelligence is going to shape us, because if it is left unchecked then उसके impact control के beyond हो सकते हैं. Second article is from the domain of climate change. आर्टिकल ये आर्ग्यू कर रहा है कि बहुत हो गया अभी प्रोमिसेस वगैरह, स्पेशली इन केस ऑफ एडेप्टेशन, एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया. थर्ड आर्टिकल इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इन सबसे लिंक्ड है, इकोनॉमिक से भी लिंक्ड है. इट इज रेड सी क्राइसिस एंड इसका ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा उसके बारे में. फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, जो है बेसिकली जो सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर डेट क्राइसिस कैसे आ रहा है. डेट क्राइसिस का मतलब कर्जे का बोझा कितना ज्यादा आ रहा है उसके बारे में है. एंड द लास्ट आर्टिकल is regarding multilateral development banks. So before we get started, let me just brief you about two important announcements. First is GS Foundation Batch. ये फाउंडेशन बैच उनके लिए है कि जो बिल्कुल स्क्रैच से फाइनल रैंक तक जर्नी करना चाहते हैं. यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स अवेलेबल है. इन चारों स्लॉट्स में से आप कोई भी एक स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो. आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे. आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप भी मिल जाएगी. एंड थ्रू आउट द जर्नी देयर विल बी पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग, बी इट प्रीलिम्स, बी इट आंसर राइटिंग ऑफ मेंस, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, एवरीथिंग स्टार्ट टू एंड तक आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलेगा. फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. ये जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कई जॉब कर रहे हैं, साथ साथ अपना ये ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्टली सूटेड है. जो सेकंड अनाउंसमेंट है, इट इज रिगार्डिंग क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स जो है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, या कई कोचिंग की है, सेल्फ स्टडी कर लिया है, और वो अभी जो अगले 2-3 महीने में 2026 में जो प्रीलिम्स होने वाला है एपीएससी का, उसको टारगेट कर रहे हैं. तो ये उन बच्चों के लिए जिनको 2 से 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर करना है, एक स्ट्रैटेजिक प्लान करके, एक स्ट्रैटेजिकली इसको कंप्लीटली रिवाइज करना, उनके लिए है. इसमें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनलाइज्ड होगी. उसके अलावा 10 स्मार्ट बुक्स है जो प्रीलिम स्पेसिफिक है, वो आपको मिलेंगे. इसके अलावा 15,000 MCQ का एक इकोसिस्टम है, टेस्ट सीरीज, वो भी आपको मिलेगी. उसके बारे में डिटेल जो है वो अगले स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में. इसका लॉन्च कब होगा ये अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, बट जैसे ही डिसाइड होगा आपको CSAP के जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स है, हैंडल्स है, उसमें मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स. ये 15,000 MCQ का जो इनिशिएटिव है उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये है प्रीफिट इकोसिस्टम. इट इज नोन एज प्रीफिट इकोसिस्टम. इस इकोसिस्टम में 15,000 MCQs है. इन 15,000 MCQs में से 2 सेक्शन है. एक फ्री सेक्शन है जिसमें 3,000 प्लस MCQs को डिस्कस किया जाएगा. ये जो फ्री वाला डिस्कशन है वो यूट्यूब पर होगा. इसमें MCQ एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बात होगी. इसमें सारे MCQs को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा. लेकिन इस सब में टेस्ट सीरीज जो है वो पार्ट नहीं है, CSAT इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जो पेड कोर्स है उसमें 12,000 MCQs है और वो 120 टेस्ट के फॉर्मेट में. ये जो 120 टेस्ट है ये कुछ इस तरीके से डिजाइन है. 30 टेस्ट जो है वो इजी है, 30 जो है वो मॉडरेट्स है,
और 30 जो है वो डिफिकल्ट है। सो ये टोटल हो जाते हैं 90 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ईच कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। उसके अलावा देर आर 30 मोर टेस्ट। वो जो 30 टेस्ट है उसमें जो 10 टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें अलग अलग लेवल के डिफिकल्टी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट होंगे, कुछ मिक्स होंगे, इस तरीके से। उसके अलावा 10 CSAT के फुल लेंथ टेस्ट है, एंड उसके अलावा अनदर 10 है जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनका सिमुलेशन है, मतलब जैसे एग्जाम कमीशन कंडक्ट करता है उन्हीं क्वेश्चंस का सिमुलेटेड वर्जन होगा। ये जो 120 टेस्ट है और जो ये 3000 प्लस क्वेश्चंस है ये एक दूसरे से सिंक्ड है। मतलब आप YouTube पर जो 25 MCQ का लेक्चर देखोगे उन्हीं सिलेबस के टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर दूसरे दिन सुबह उठ को आपको टेस्ट देना है। तो एक एक बेसिक चैप्टर के ऊपर आप मतलब दो तीन चैप्टर के ऊपर आपको 150 MCQ हो जाएंगे, और वो एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा एंटायर सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ये जो डॉक्यूमेंट आप अभी देखने वाले हो CNA का, वो और जो प्रीफिट के यूट्यूब लाइव वीडियोस है उनके क्वेश्चंस, ये सारा CSAP के ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और वो ऐप आप इन QR कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। Let's start. The first article is about regulating AI before it regulates you. First article, regulating AI before it regulates us. Background context, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का जितना हेवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है अक्रॉस, बीट इश्यू ऑफ गवर्नेंस, बीट शेयर मार्केट, बीट ओपन मार्केट, ये सारा मतलब हर जगह पे सोसाइटी में इट इज आउटपेसिंग द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क। टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन इतना ज्यादा स्पीड में हो रहा है कि उसको रेगुलेट करने के लिए जो लॉज, जो फ्रेमवर्क, जो डायमेंशंस का मतलब है कि जो ऑप्शंस एग्जिस्टिंग सिस्टम के पास अवेलेबल है वो बहुत कम है। तो इस बैकग्राउंड में ये ऑथर जो है, ओपिनियन जिनका है, वो हमको अर्ज कर रहे हैं दैट इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट रेगुलेटिंग AI, अदरवाइज वो हाथ से निकल जाएगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो AI सिस्टम जो है ना, डिफरेंट AI का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं होता है, देयर आर सो मेनी AI टूल्स। ये सारा AI सिस्टम जो है, these are already been included in welfare delivery, in policing, in hiring and in credit management as well. जो ग्लोबल रेगुलेटरी थिंकिंग है, इट एम्फसाइजेस रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क। मतलब रिस्क को सबसे पहले असेस करो, रिस्क को मिनिमाइज करो, रिस्क एलिमिनेट करो, उसके बाद में बेनिफिट्स के बारे में सोचो। प्रायोरिटी बेनिफिट्स को नहीं, प्रायोरिटी रिस्क को दी जाती कि रिस्क ना हो। सेकेंड इज ह्यूमन ओवरसाइट। माना कि वो एल्गोरिदम से काम करता है, माना उसका अपना एक सिस्टम है, कोई इंसान उस पर कोई बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहा है, उसके बावजूद there has to be a oversight from the humans and there should be an accountability. आप अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि चैट जीपीटी अपने आप काम करता है, इसलिए चैट जीपीटी ने किसी को कुछ गलत बता दिया, चैट जीपीटी के थ्रू किसी ने कुछ गलत किया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि चैट जीपीटी के ओनर या कंपनी के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए अकाउंटेबिलिटी वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इफ पॉसिबल नियर फ्यूचर रेगुलेशन। जब रेगुलेशन एब्सेंट होता है, दैट लीड्स टू अल्गोरिथमिक हार्म्स बिकॉज देयर आर नो लीगल रेमेडीज। उसमें, उस केस में आप पुलिस के पास जाओगे, जस्टिस के पास जाओगे, लेकिन वो किस बेसिस पे आपको न्याय दे पाएंगे। तो क्विकली हम मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें देख लेते हैं। 5 ही पॉइंटर देखेंगे, उससे आपका मेंस का आंसर हो जाता है। सबसे पहला है लैग है, रेगुलेटरी लैग एग्जिस्ट, मीनिंग जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है इट इज स्लोअर दैन द टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन। जितने जल्दी टेक्नोलॉजी डिफ्यूज होता है, मतलब जितने जल्दी लोगों के पास ये स्प्रेड होता है, जितने जल्दी लोग यूज्ड होते हैं, जितने जल्दी लोग एक्लेमेटाइज होते हैं, उससे काफी देर बाद उसके बारे में लॉ आता है ना। फॉर एग्जाम्पल,
पिछले 15-20 सालों से डेटा यूज हो रहा है। 15-20 सालों से लोगों की इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, व्हाट्सएप हो, मेटा हो, फेसबुक हो, ये ले रहे हैं, जीमेल, ये सब ले रहे हैं। 15-20 साल के बाद अब जाकर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, तो उसमें अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आप उसकी रेमेडी ले सकते हो, है ना। तो व्हाट डज दिस मीन कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, लेकिन उससे लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला जो लॉ है वो बहुत स्लो आता है। तो इन दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन एंड लॉ का आना, इसके बीच में जो गैप रहता है उसे कहा जाता है रेगुलेटरी गैप, रेगुलेटरी लैग। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसर्न इज ओपेसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ algorithm, क्योंकि जो algorithms है these are black box, that means you cannot see through them. These are not transparent, they do not, the user is not aware on basis of what parameters the decisions are being taken. Third is bias and exclusion. जो artificial intelligence systems होती है they can replicate or amplify the social biases which are embedded in data. जो डेटा एआई को दिया गया है वही अगर बायस्ड होगा तो जो रिजल्ट उससे बाहर निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा वो भी बायस ही होगा ना। फोर्थ इज पावर कंसंट्रेशन। जो डेटा है, जो एल्गोरिथम्स है, जो सिस्टम्स है, जो ऑपरेट करती है, ऑल दीज, इन सब का कंट्रोल जो है ओवर डेटा एंड कंप्यूटिंग is consolidated in few large organizations and in few states. सिलिकॉन वैली में कहीं तो फंसा हुआ है वो, या कहीं चाइना में है, कुछ गिने चुने बड़े कॉर्पोरेशंस के पास पूरा डेटा है एंड दे आर यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर मार्केट पर्पसेस। देन देयर इज एन इशू ऑफ डेमोक्रेटिक रिस्क, क्योंकि जब एआई डिसीजन लेता है तो इट्स एन ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। द मोमेंट डिसीजन बिकम्स ऑटोमेटेड किसी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तब वो डिसीजन मेकिंग जो होती है दैट बिकम्स अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि लोगों का उसमें रोल रहता नहीं है। ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन रैशनल थॉट, ह्यूमन इमोशनल डायमेंशंस विथ द आउटकम ऑफ दैट डिसीजन डज नॉट गेट काउंटेड इन एआई। तो डी डेमोक्रेटाइजेशन वाला इशू हो जाता है वो इन डिसीजन मेकिंग। कंक्लूडिंग लाइन वुड बी artificial intelligence is very necessary, it's important, it helps us, it increases efficiency, but this AI must be governed proactively in order to serve the public interest rather than let society get shaped by unregulated AI. Please pause the video and attempt this MCQ with reference to regulation of artificial intelligence. Consider the following statement. 1. Regulatory challenges arise because AI adoption is faster than law making process. बिल्कुल करेक्ट है। Second, algorithmic opacity can weaken accountability in public decision making. Absolutely correct. And ethical concerns related to AI are confined only to privacy violation. No, बहुत ज्यादा ethical concerns है, सिर्फ privacy से related थोड़ी है। तो correct answer would be A. 1 and 2 only. Next article is from the domain of environment and ecology. Climate adaptation must move from pledges to the practice. मैं पहले ही लेक्चर्स में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के दो तरीके, एक है क्लाइमेट मिटिगेशन, दूसरा है क्लाइमेट एडेप्टेशन। जो क्लाइमेट मिटिगेशन है वो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो चाहते हैं कि मिटिगेशन के थ्रू जाए, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो चाहते हैं कि ज्यादा भर जो हो, ज्यादा एम्फेसिस जो हो वो एडेप्टेशन के हो, एडेप्टेशन पर हो। ये फर्क इसलिए है क्योंकि जो मिटिगेशन है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लगती है, और उस टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट के पास अवेलेबल है, डेवलप कंट्रीज के पास। तो अगर मिटिगेशन के रास्ते जाएंगे तो पूरी दुनिया को फिर से वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसको हम क्लाइमेट कोलोनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्लाइमेट रिलीफ कोलोनाइजेशन भी कह सकते हैं। मेरे जो डेवलपिंग कंट्रीज जो एडेप्टेशन के ऊपर, जो बिहेवियरल पैटर्न्स एंड छोटे छोटे चेंजेस के ऊपर काम करता है, वो चाहते हैं सो दैट इंडिपेंडेंटली हर कंट्री क्लाइमेट में कंट्रीब्यूट कर पाए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए।
आर्टिकल ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सिर्फ अभी तक प्रॉमिस ही कर रहे हैं कि हम इतना आपको देते जाएंगे, फंड देते जाएंगे, लेकिन एक्शन में वो आ ही नहीं रहा है. इट इज स्टिल इनटू द प्लेज फॉर्म, नॉट इन प्रैक्टिस. जो मैंने आपको बताया ये फैक्ट मैंने लिखा हुआ है, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस जो है, इट इज कंटिन्यूड टू बी स्क्यूड टुवर्ड्स मिटिगेशन विथ एडेप्टेशन अंडर फंडेड. हर कंट्री का इंक्लूडिंग इंडिया, वी हैव नेशनल एक्शन प्लान्स फॉर climate crisis, but they suffer from financing and capacity constraints. ये एडेप्टेशन मिटिगेशन समझ से कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए, हीट को कम करने के लिए जरूरी है, लेकिन एडेप्टेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर है एंड डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर है. मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कोर इश्यूज जो है. एक फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन गैप. जो एडेप्टेशन कमिटमेंट्स है वो लार्जली डिक्लेरेटरी है, मतलब सिर्फ बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, $100 बिलियन पर ईयर कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 साल से बोलने जा रहे हैं, उसमें से आता कुछ नहीं है, लेकिन मतलब सिर्फ डिक्लेरेटरी है विथ वीक ट्रांसलेशन इनटू लोकल एक्शन. सेकंड जो है वो है फाइनेंस शॉर्टफॉल. जैसे पहले बताया कि जो एडेप्टेशन है इट रिसीव्स डिस्प्रोपोर्शनेटली स्मॉल शेयर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस कंपेयर टू क्लाइमेट मिटिगेशन. मीनिंग अगर 100 रुपए आ रहे तो उसमें से 90 रुपए 95 रुपए मिटिगेशन को जाते हैं, 10 रुपए 5 रुपए क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए जाते हैं. थर्ड इज वल्नरेबिलिटी बायस. जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और उनका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में सबसे कम है. तो जिन्होंने 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो अगर वो 80% ब्लंट साइन करे तो ये वल्नरेबिलिटी बायस होता है. नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिस्कनेक्ट. बहुत सारे नेशनल एडेप्टेशन प्लान है कि जो बहुत अच्छे हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहे. एंड नेक्स्ट इज जस्टिस कंसर्न. इसे क्लाइमेट जस्टिस कहा जाता है कि क्लाइमेट जस्टिस जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया इस क्राइसिस में, मतलब इस क्राइसिस के बनने में जिनका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, उनसे ही ज्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आप ज्यादा काम करिए, उनसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सहन करे जो चल रहा है वो. दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज जस्टिस कंसर्न और क्लाइमेट जस्टिस. इन सिंपल वर्ड, अगर हमने एडेप्टेशन को स्केल अप नहीं किया, एडेप्टेशन फाइनेंस को, और उसके साथ लोकल इंप्लीमेंटेशन पे अगर भर नहीं दिया, लोकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एम्फेसिस नहीं किया, तो क्लाइमेट कमिटमेंट जो है दे विल रिमेन इनइफेक्टिव फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द ग्लोब. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to the climate adaptation, consider the following statement. Climate adaptation focuses on reducing vulnerability to climate impacts. Adaptation finance globally exceeds the mitigation finance. Adaptation is particularly crucial for least developed and climate vulnerable countries. Which of the following is correct? सबसे पहले तो आपका दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए कि एडेप्टेशन फाइनेंस ग्लोबली एक्सीड्स मिटिगेशन फाइनेंस. नो, उल्टा है, मिटिगेशन फाइनेंस एक्सीड्स एडेप्टेशन फाइनेंस. सो दो गया, स्टेटमेंट 1 इज मतलब करेक्ट. एडेप्टेशन इज पर्टिकुलरली क्रूशियल फॉर लीस्ट डेवलप्ड एंड क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज. करेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा रिसीव करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 3 only. Next article about Red Sea crisis. पहले तो समझिए कि रेड सी का लोकेशन क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना. ये एक्चुअली ये आर्टिकल जो है ये 2 दिन कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेंगे. अगर आपने सीएनए रेगुलर देखे तो आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे. देखिए, जो किसी और पर्सपेक्टिव में रेड सी का आया था, लेकिन आज हम किसी और पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे, तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा. ये
ये लेट्स से कि अफ्रीका है इस तरीके से, तो यहां से रेड सी है और ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये इंडियन ओशन है, मतलब अरेबिक सी एंड नीचे इंडियन ओशन, ये रेड सी है। ये रेड सी मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है वाया सुएज कैनल, और यहाँ पे बाहर आता है गल्फ ऑफ ईडन से। ये गल्फ ऑफ ईडन जो है वो अफ्रीका के साइड में जिबूती है और ऊपर के साइड में यमन है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यहाँ पे इरिट्रिया, अफ्रीकन बाकी के कंट्रीज है, सोमालिया वगैरह। दिक्कत ये है इस कनेक्टिंग पाथ से आसपास जब वायलेंस चलता है तो स्ट्रेस बिल्डअप होता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और उन लोगों को जो उस रास्ते से आते हैं उनको पूरे अफ्रीका को राउंड मार कर आना पड़ता है, तो इससे उनका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, डिलीवरी टाइम बढ़ जाता है, एंड मिलिटराइजेशन भी होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको तो हम पहले देख चुके हैं, तो मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। वहां पे दो चोक पॉइंट है, एक सुएज कैनल के पास में और एक गल्फ ऑफ एडन के पास में। जो भी वहां से शिपमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं उन शिपमेंट्स को चोक किया जा सकता है। वायलेंस अगर वहां पे हुआ तो वो शिप्स रुक जाता है, और वो अगर एक शिप रुक गया तो उसके पीछे सारे शिप्स रुक जाता है। बहुत सारे कंट्रीज अपने शिप्स को, अपने जो गुड्स है, जो ट्रांसपोर्टिंग शिप्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भेजती है, मतलब नेवल फोर्सेस भेजती है। अब सोचिए कि एक इतने से क्लोज जगह पर इंडियन नेवी भी है, जापानीज नेवी भी है, ऑस्ट्रेलियन नेवी भी है, पाकिस्तानी नेवी भी है, इरानियन नेवी भी है, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, चाइनीज, सब नेवी है, अपने अपने जहाजों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इतने पास में अगर इतने सारे नेवीज एक दूसरे के साथ हैं तो एक गलती एंड दैट माइट escalate into full blown war or full blown skirmish between two naval forces, है ना। तो ये मिलिटराइजेशन ऑफ ओशन, ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। इसको अब फटाक से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि रेड सी कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू मेडिटेरेनियन सी वाया मेजर मैरिटाइम चोक पॉइंट। जो दो चोक पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताया। डिसरप्शन फोर्सेस, अगर वो चोक पॉइंट में डिसरप्शन हुआ, दे फोर्सेस वेसल to take longer alternate routes, raising logistical costs। और ये जो मेरीटाइम इनसिक्योरिटी है, it directly affects the global trade flows and fuel prices। जैसे मैंने डिस्कस किया, कोर इशू इसमें क्या है कि चोक पॉइंट की वल्नरेबिलिटी है, फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन है, क्योंकि अगर उसी रूट से जाना है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अगर रीरूट किया तो शिप का जो डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का, वो लगभग 3-3.5 किलोमीटर से बढ़ जाता है। फिर उसका फ्रेट कॉस्ट बढ़ता है एंड फिर डिलीवरी टाइम बढ़ता है। देन देयर इज एन इशू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि कोई भी डिले हुआ ऑयल और एलएनजी शिपमेंट्स का, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द प्राइस स्टेबिलिटी एंड इम्पोर्ट डिपेंड, जो इकोनॉमी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। द फोर्थ इज जो ट्रेड रूट्स है उनका मिलिटराइजेशन होना, जैसे कि नेवल डिप्लॉयमेंट्स जो होती है अपने अपने शिप्स के साथ में, दे विल रेज द रिस्क ऑफ एस्केलेशन एंड मिसकैलकुलेशन एंड एसिमेट्रिक इम्पैक्ट। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके ऊपर हायर इन्फ्लेशनरी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस डेवलप होने लगता है। द रेड सी क्राइसिस, इट हाईलाइट्स हाउ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन एक्चुअली रैपिडली destabilize the global supply chains and economies. You can pause the video and attempt this MCQ. With reference to maritime choke points, consider the following statements. Disruption of maritime choke points can transmit inflation globally. Correct. Maritime insecurity affects energy trade more than land-based trade routes. Correct. All major supply chains can easily diversify away from maritime routes. Obviously not. एक तो ना easily है ना all है, दोनों भी एक्सटेंट स्टेटमेंट है। तो आंसर इज ए, 1 and 2 only। Let's move on to the next article. Next article is regarding multilateral development banks। MD का मतलब क्या होता है? जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है वो
जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसमें सारे देशों का एक वजूद होता है, उनका एक रोल होता है। लेकिन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक वो है जहाँ पे कुछ देश एक साथ आकर अपना बैंक एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें जापान का शेयर बहुत ज्यादा है, या ब्रिक्स का अपना बैंक है। ऐसे जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं उनके कुछ लिमिटेशंस है, उनको हम समझेंगे कि इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स में रिफॉर्म की क्यों जरूरत आन पड़ी है। एक तो पहले तो अभी डेवलपमेंटल फाइनेंस की नीड जो है वो बहुत बढ़ रही है, ऊपर से जो ग्लोबल क्राइसिस जो है वो बार बार आ रहा है, एंड दीज टू टुगेदर हैव इंटेंसिफाइड द डिमांड फॉर रिफॉर्मिंग दीज MDBs। कुछ फैक्ट्स, एक जो MDB जो होती है वो की रोल प्ले करते हैं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सेक्टर फाइनेंसिंग में। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 30-30 साल 50-50 साल पे बहुत कंसेशनल रेट पे लोन देता है। कितना कंसेशनल? 1%, 0.1%, 0.5%, इतना सस्ते इस पर वो लोन देता है। सेकेंड इज जो क्लाइमेट ट्रांजिशन है, इट रिक्वायर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको रिजल्ट चाहिए तो यू विल हैव टू स्पेंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। उतना किसी भी मल्टीलैटरल बैंक्स के कैपेसिटी में नहीं है। इट हैज टू गो बियॉन्ड दोज MDBs। और ये जो कॉल्स है रिफॉर्म्स के, दे ऑल्सो इंक्लूड द कैपिटल ऑगमेंटेशन, गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स। गवर्नेंस रिफॉर्म्स मतलब कि किस कंट्री का कितना शेयर होना चाहिए, वोटिंग राइट जो है वो उनके शेयर के हिसाब से होना चाहिए या वन कंट्री वन वोट के हिसाब से होना चाहिए, जो इलेक्टेड बॉडी होगा वो कौन करेगा, लोन के बारे में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो होगी वो कैसे होगी। सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, दे ऑल्सो नीड रिफॉर्म। मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ क्रिटिकल कोर इश्यूज देखता है। पहला है स्किल मिसमैच का, स्केल के मिसमैच का। जो एग्जिस्टिंग MDBs है उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इट इज इनएडिक्वेट कंपेयर्ड टू what is needed to meet climate infrastructure and developmental financing needs. Second is उनका जो मैंडेट है वो अब आउटडेटेड हो चुका है, बिकॉज जिस टाइम पे मल्टीलैटरल बैंक्स डिजाइन किए गए थे, सोचे गए थे, उनको जो मैंडेट दिया गया था उस वक्त के जो प्रॉब्लम्स थे, ग्लोबल इश्यूज थे, वो बहुत डिफरेंट थे, आज अलग है। थर्ड इज गवर्नेंस इम्बैलेंस। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लार्जली डेवलप्ड कंट्री, वेस्ट कंट्रीज के पास में टिल्टेड है, तो उनका जो थॉट है, जो ओपिनियन है, वो मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस को शेप करता है। तो उसमें ग्लोबल साउथ का, डेवलपिंग कंट्रीज का, लीस्ट डेवलप कंट्रीज का, स्मॉल आइलैंड नेशंस का वॉइस जो है वो बहुत कम है। फोर्थ इज रिस्क एवर्जन, मतलब रिस्क को एक तरीके से अवॉइड करना। जो कंजर्वेटिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस है, बहुत ज्यादा सोच समझकर, बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज कर कर लोन देने की कोशिश, लोन देने की जो प्रैक्टिस है, इट एक्चुअली रिड्यूसेस MDBs एबिलिटी टू सपोर्ट वल्नरेबल एंड हाई रिस्क इकोनॉमीज, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिन जो कम वल्नरेबल है, जो कम रिस्की है, और एक्चुअल जरूरत तो इनको है। एंड लास्ट वन इज अबाउट क्राइसिस रिस्पॉन्सिवनेस। जो स्लो डिसबर्समेंट है एंड कंडीशनलिटी दी जाती है, डाली जाती है। एक तो लोन बहुत धीरे दिया जाता है, धीरे मतलब जो चीज आपकी 2 महीने में हो सकती है उसके लिए आपको 3-3 साल वेट करवाते हैं लोन देने के लिए। और जो कंडीशनलिटीज डाली जाती है कि ये कंडीशंस की वजह से आपको, ये कंडीशन अगर आप मीट करते हो तो ही आपको लोन मिलेगा, ये कंडीशनलिटी जो है वो बहुत डिले कर देती है, एंड दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ दैट लोन इन, स्पेशली जब जो क्राइसिस होता है उसमें रिस्पॉन्स आपको बहुत इमीडिएट करना होता है। क्राइसिस के टाइम पे फंड अगर लेट आए तो क्या फायदा उन फंड्स का। कंक्लूडिंग रिमार्क वुड बी, जो रिफॉर्मिंग MDBs है, इट इज एन इसेंशियल स्टेप टू अलाइन ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस विथ contemporary economic and climate realities. MCQ, please pause the video and solve this MCQ. With reference to MDBs, statement 1, MDBs primarily provide long-term developmental and infrastructure finance. Correct है. Governance structures of MDB fully reflects the economic weight of developing countries. Absolutely wrong.
enhancing MDB lending capacity can support climate and developmental goals. The answer is A, 1 and 3 only. You can read the detailed explanation here. ये APSC के वन स्टॉप सॉल्यूशन स्मार्ट बुक्स अब एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. आप इनको एक्सेस कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. वंस you contact, you will be able to purchase this and get access to the effective tool in clearing your examination. ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और एसएमएस में भी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड जनवरी मंथ में किसी टेक्निकल वजह से कुछ CNA अपलोड नहीं हो पाए थे, कुछ रीशूट करने पड़े थे, बट अब वो अपडेटेड है. आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड गेट अपडेटेड अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी.